क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो देखते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं वह वास्तव में आपकी अपनी पसंद है? ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपको मन के छिपे हुए तंत्र की खोज करने के लिए इसी क्षण यहाँ ले आया है। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम नियंत्रित धारणाओं, विचारों और भावनाओं की आकर्षक दुनिया का पता लगाते हैं। सूचनाओं और उत्तेजनाओं से भरी दुनिया में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह नियंत्रण न केवल हमारे निर्णयों को बल्कि हमारी संपूर्ण जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। चाहे मीडिया, विज्ञापन या सामाजिक संपर्क के माध्यम से हम लगातार उन प्रभावों के संपर्क में आते हैं जो हमारी आंतरिक दुनिया को आकार देने और उसमें हेरफेर करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम उन तंत्रों के बारे में गहराई से जानेंगे जो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। आप सीखेंगे कि मस्तिष्क संवेदी छापों को कैसे संसाधित करता है, विचार कैसे उत्पन्न होते हैं और बाहरी प्रभावों से भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। हम अवचेतन की भूमिका की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि आदतें हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को कैसे आकार देती हैं। हमारा लक्ष्य आपको इन प्रभावों को पहचानने और नियंत्रित करने के लिए उपकरण और ज्ञान देना है। आप सीखेंगे कि अपने आप को हेरफेर से कैसे बचाया जाए और एक सहायक वातावरण कैसे बनाया जाए जो आपकी बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे। हम आपको उन लोगों की प्रेरक सफलता की कहानियों से परिचित कराएंगे जिन्होंने अपनी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। अब जब आप जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है, तो आइए एक साथ इस रोमांचक यात्रा में उतरें। आगे हम धारणाओं, विचारों और भावनाओं की मूल बातों के बारे में बात करेंगे और वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। इस पथ पर हमारे साथ जुड़े और अपने मन के गहरे रहस्यों को खोजें। धारणाएं, विचार और भावनाएं हमारे मानसिक और भावनात्मक अनुभव के मूलभूत निर्माण खंड हैं। लेकिन वास्तव में इन शब्दों का क्या अर्थ है और वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? धारणाएं वे संवेदी प्रभाव हैं जो हम अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। वे तब उत्पन्न होते हैं जब हमारी इंद्रियां, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श हमारे पर्यावरण से उत्तेजनाएं प्राप्त करती हैं और हमारा मस्तिष्क इन उत्तेजनाओं की व्याख्या करता है। ये व्याख्याएं हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं और यह निर्धारित करती हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। दूसरी ओर, विचार मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो हमारी धारणाओं, यादों और विचारों से उत्पन्न होती हैं। जब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के बारे में सोचते हैं तो ये हमारे दिमाग में चलती हैं। विचार सचेतन हो सकते हैं, जैसे कि जब हम किसी समस्या के बारे में सक्रिय रूप से सोच रहे होते हैं, या अचेतन, जैसे कि स्वचालित प्रतिक्रियाएं या विश्वास जो हमारे अवचेतन में गहराई से निहित होते हैं। भावनाएं हमारे विचारों और धारणाओं से उत्पन्न होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। वे व्यक्तिपरक अनुभव हैं जो हमें कुछ स्थितियों या विचारों के जवाब में मिलते हैं। भावनाएं सकारात्मक हो सकती हैं, जैसे खुशी और प्यार, या नकारात्मक, जैसे भय और क्रोध। वे दृढ़ता से प्रभावित करते हैं कि हम अपने पर्यावरण पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और हम कैसे निर्णय लेते हैं। ये तीन तत्व, धारणाएं, विचार और भावनाएं, लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक निश्चित धारणा एक विचार को ट्रिगर कर सकती है, जो बदले में एक भावना को ट्रिगर करती है। उदाहरण के लिए, एक सुंदर परिदृश्य, धारणा, को देखने से अतीत में एक सुखद क्षण का विचार और खुशी की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह, विचार और भावनाएं हमारी धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम चिंतित महसूस होते हैं, तो हम दुनिया को अधिक खतरनाक समझते हैं। मानसिक नियंत्रण के संदर्भ में ये अंतःक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह समझकर कि हमारी धारणाएं, विचार और भावनाएं कैसे जुड़ी हुई हैं, हम उनसे अधिक सचेत और जानबूझकर निपटना सीख सकते हैं। हम दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं और खुद को उन बाहरी प्रभावों से बचा सकते हैं जो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं में हेरफेर करने का प्रयास करते हैं। अब जब हमें इस बात की बुनियादी समझ हो गई है कि धारणाएं, विचार और भावनाएं क्या हैं और वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, तो आइए धारणा के पीछे के विज्ञान की जांच करें। हम यह पता लगाएंगे कि मस्तिष्क संवेदी छापों को कैसे संसाधित और व्याख्या करता है और हमारी धारणा को प्रभावित करने के लिए कौन से तंत्र का उपयोग किया जाता है। खोज की इस आकर्षक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े।
धारणा एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क वास्तविकता की सुसंगत तस्वीर बनाने के लिए संवेदी इनपुट को संसाधित और व्याख्या करता है। पर्यावरण से जानकारी को अवशोषित करने और व्याख्या करने की मस्तिष्क की यह क्षमता दुनिया और उसमें हमारे व्यवहार की हमारी समझ के लिए मौलिक है। मस्तिष्क कैसे संवेदी छापों को संसाधित और व्याख्या करता है? धारणा की प्रक्रिया हमारे संवेदी अंगों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से उत्तेजनाओं के स्वागत से शुरू होती है। इन उत्तेजनाओं को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क में भेजा जाता है। मस्तिष्क इन संकेतों को विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में संसाधित करता है। उदाहरण के लिए, दृश्य जानकारी को दृश्य कॉर्टेक्स में संसाधित किया जाता है, जबकि श्रवण जानकारी को श्रवण कॉर्टेक्स में संसाधित किया जाता है। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या मौजूदा जानकारी, यादों और अनुभवों से तुलना करके करता है। यह व्याख्या हमेशा वस्तुनिष्ठ नहीं होती बल्कि हमारी अपेक्षाओं, विश्वासों और संदर्भ से प्रभावित होती है। एक प्रसिद्ध उदाहरण पेरिडोलिया है, जिसमें मस्तिष्क यादृच्छिक उत्तेजनाओं में चेहरों या सार्थक पैटर्न को पहचानता है। तंत्रिका नेटवर्क और सिनेप्स का प्रभाव। तंत्रिका नेटवर्क और सिनेप्स संवेदी छापों के प्रसंस्करण और व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र के बुनियादी निर्माण खंड हैं जो सिनेप्स, न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन में विद्युत संकेतों को संचारित करते हैं। ये नेटवर्क अत्यधिक गतिशील और प्लास्टिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमारे अनुभवों और सीखने के आधार पर लगातार बदल सकते हैं। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। सिनेप्स की अपनी ताकत बदलने की क्षमता सीखने और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं, तो नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनते हैं या मौजूदा कनेक्शन मजबूत होते हैं। ये परिवर्तन इस बात पर प्रभाव डालते हैं कि हम भविष्य के संवेदी प्रभावों को कैसे समझते हैं और उनकी व्याख्या कैसे करते हैं। धारणा में हेरफेर के उदाहरण। एक, ऑप्टिकल भ्रम। ऑप्टिकल भ्रम इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि मस्तिष्क कैसे संवेदी छापों की गलत व्याख्या करता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण मुलर-लायर भ्रम है, जिसमें समान लंबाई की दो रेखाएं अलग अलग उन्मुख तीरों के कारण अलग अलग लंबाई की दिखाई देती हैं। ये भ्रम दिखाते हैं कि मस्तिष्क दृश्य जानकारी को संसाधित करने के लिए मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग करता है, जिससे गलत व्याख्या हो सकती है। 2. संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह सोच में व्यवस्थित त्रुटियां हैं जो वास्तविकता की हमारी धारणा और व्याख्या को प्रभावित करती हैं। एक उदाहरण पुष्टिकरण पूर्वाग्रह है, जहां लोग जानकारी की व्याख्या और खोज इस तरह से करते हैं जो उनकी मौजूदा मान्यताओं की पुष्टि करता है। इन पूर्वाग्रहों को भावनाओं, सामाजिक प्रभावों और पूर्वाग्रह जैसे विभिन्न कारकों द्वारा प्रबलित किया जा सकता है। 3. विज्ञापन से उदाहरण। विज्ञापन अक्सर हमारी धारणा में हेरफेर करने के लिए सूक्ष्म तकनीकों का उपयोग करता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण अचेतन संदेशों का उपयोग है, जो चेतना की दहलीज से नीचे हैं, लेकिन फिर भी हमारे खरीदारी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य अवचेतन संबंध बनाना है, जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। इन प्रक्रियाओं को समझकर हम उन हेरफेरों से अवगत होना शुरू कर सकते हैं जो हमारी धारणा को प्रभावित करते हैं और उन्हें पहचानने और चुनौती देने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। आगे हम मन पर नियंत्रण और हेरफेर को देखेंगे। हम जांच करेंगे कि विचार कैसे उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं, और विचारों को नियंत्रित करने के लिए किन तकनीकों और तरीकों का उपयोग किया जाता है। मानवीय आत्मा की गहराई की इस रोमांचक यात्रा में हमारा साथ देते रहें। विचार हमारे बौद्धिक जीवन की आधारशिला हैं। वे उस जानकारी के प्रसंस्करण से उत्पन्न होते हैं जिसे हम अपनी इंद्रियों और अपने आंतरिक अनुभव के माध्यम से अवशोषित करते हैं। लेकिन वास्तव में विचार कैसे उत्पन्न होते हैं और उनमें हेरफेर कैसे किया जा सकता है? विचार कैसे उत्पन्न होते और विकसित होते हैं? विचार मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच जटिल बातचीत से उत्पन्न होते हैं, जिसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी शामिल है, जो जटिल सोच और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, और लिम्बिक सिस्टम, जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को संसाधित करता है। जब हम जानकारी को अवशोषित, संसाधित और मूल्यांकन करते हैं, तो विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार सचेतन और जानबूझकर हो सकते हैं, जैसे कि जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, या अचेतन और स्वचालित, जैसे कि बिना सोचे समझे प्रतिक्रियाएं और गहरी धारणाएं। अनुभव, सीखने और सामाजिक संपर्क के माध्यम से विचार समय के साथ विकसित होते हैं। वे हमारी यादों, भावनाओं और उस संदर्भ से प्रभावित होते हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं।
बार बार दोहराए जाने वाले विचार विश्वास में बदल सकते हैं, जो वास्तविकता की हमारी धारणा और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मन पर नियंत्रण की तकनीकें एवं तरीके। मन पर नियंत्रण विभिन्न तरीकों से हो सकता है, अक्सर सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष तरीकों के माध्यम से जो हमारी धारणा और सोच को बिना सचेत रूप से महसूस किए प्रभावित करते हैं। 1. मीडिया। मीडिया मन पर नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। समाचार, फिल्में, टेलीविजन शो और सोशल मीडिया कुछ सूचनाओं पर जोर देकर और दूसरों की उपेक्षा करके हमारे विश्वासों और दृष्टिकोणों को प्रभावित कर सकते हैं। जिस तरह से समाचार प्रस्तुत किया जाता है, वह घटनाओं के बारे में हमारी धारणा और कुछ विषयों के बारे में हमारी राय को आकार दे सकता है। 2. विज्ञापन। विज्ञापन हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करने के लिए मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान का उपयोग करता है। बार बार संदेशों और भावनात्मक उत्तेजनाओं के माध्यम से विज्ञापन कुछ उत्पादों या सेवाओं के साथ सकारात्मक संबंध बनाने का प्रयास करता है। कहानी सुनाने और मशहूर हस्तियों का उपयोग जैसी तकनीकें हमारी राय और खरीदारी संबंधी निर्णयों में हेरफेर कर सकती हैं। 3. प्रचार प्रसार। प्रचार जनमत को प्रभावित करने का एक लक्षित एवं व्यवस्थित तरीका है। इसका उपयोग अक्सर सरकारों या संगठनों द्वारा राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रचार विश्वासों और व्यवहार को आकार देने के लिए दोहराव, जटिल विषयों का सरलीकरण और भावनात्मक अपील जैसी तकनीकों का उपयोग करता है। मन पर नियंत्रण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं कि विचारों को कैसे नियंत्रित और हेरफेर किया जा सकता है। 1. व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, जिसका प्रतिनिधित्व BF जैसे वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। स्किनर व्यवहार को नियंत्रित करने में सुदृढ़ीकरण और दंड के महत्व पर जोर देते हैं। पुरस्कार और दंड विचारों और व्यवहार को आकार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, विज्ञापन में खरीदारी व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए ऑफर और छूट के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। 2. संज्ञानात्मकवाद। जीन पियागेट और आरोन बेग जैसे वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मकवाद आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हमारे विचारों और विश्वासों को आकार देते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि लोग जानकारी को कैसे संसाधित, व्याख्या और संग्रहीत करते हैं। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह जैसे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का उपयोग विश्वासों को सुदृढ़ करने और विचारों को निर्देशित करने के लिए किया जा सकता है। 3. सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। अल्बर्ट बंडुरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत मॉडल शिक्षण के महत्व पर जोर देता है। लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसका अनुकरण करके सीखते हैं। मीडिया और विज्ञापन इस सिद्धांत का उपयोग रोल मॉडल और मशहूर हस्तियों का उपयोग करके करते हैं, जिनके व्यवहार और राय का वे अनुकरण करना चाहते हैं। इन तकनीकों और सिद्धांतों को समझकर हम अपने विचारों पर पड़ने वाले प्रभावों को पहचानना और आलोचनात्मक रूप से जांचना शुरू कर सकते हैं। यह हमें अधिक सचेत और स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देता है। आगे हम भावनाओं को नियंत्रित करने और उनमें हेरफेर करने पर ध्यान देंगे। हम जांच करेंगे कि भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, उन्हें बाहरी प्रभावों से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और भावनात्मक हेरफेर के कौन से तंत्र मौजूद हैं। मानवीय आत्मा की गहराई की इस यात्रा में हमारा साथ देना जारी रखें। भावनाएं हमारे व्यवहार की शक्तिशाली चालक हैं और हम दुनिया को कैसे देखते हैं और उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इसे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। लेकिन भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं और उन्हें बाहरी प्रभावों से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। भावनाओं का उद्भव एवं कार्य। भावनाएं मस्तिष्क, शरीर और पर्यावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया से उत्पन्न होती हैं। वे आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति मनोशारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं, जो मस्तिष्क में लिम्बिक प्रणाली, विशेष रूप से अमिग्डाला द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये प्रतिक्रियाएं न्यूरोट्रांसमीटर और एड्रेनालाइन और डोपामाइन जैसे हार्मोन की रिहाई से शुरू हो सकती हैं। भावनाएं महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती हैं। वे हमें खतरों, जैसे डर, का जवाब देने, सामाजिक बंधन, जैसे प्यार, को बढ़ावा देने और हमारे व्यवहार को हमारे पर्यावरण के अनुरूप ढालने में मदद करते हैं। निर्णय लेने के लिए भावनाएं भी आवश्यक हैं, क्योंकि वे हमें महत्वपूर्ण संकेत देती हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण या खतरनाक है। बाहरी प्रभावों से भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। भावनाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों द्वारा नियंत्रित और हेरफेर किया जा सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 1. संगीत। संगीत में मस्तिष्क में हमारे भावनात्मक केंद्र को सीधे प्रभावित करने की उल्लेखनीय क्षमता है।
विभिन्न संगीत शैलियां और धुनें विशिष्ट भावनाएं उत्पन्न कर सकती हैं। एक खुश, तेज लय खुशी और ऊर्जा को प्रेरित कर सकती है, जबकि धीमी, उदासीन धुन उदासी और विचारशीलता को बढ़ावा दे सकती है। फिल्म संगीत दृश्यों के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग करता है। 2. फिल्में मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बनाने के लिए दृश्य और श्रवण तत्वों को जोड़ती हैं। कथानक, पात्र, संगीत और छायांकन दर्शकों को एक विशिष्ट भावनात्मक मूड में डालने के लिए मिलकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, डरावनी फिल्में डर पैदा करने के लिए रहस्य और सदमे के आश्चर्यजनक क्षणों का उपयोग करती हैं, जबकि रोमांटिक फिल्में अक्सर प्यार और खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं पैदा करती हैं। 3. सामाजिक मेलजोल। हमारी भावनाएं हमारे सामाजिक मेलजोल से बहुत प्रभावित होती हैं। दोस्तों, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों के साथ बातचीत से खुशी, गुस्सा, उदासी या आश्चर्य पैदा हो सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट, टिप्पणियों और संदेशों पर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करके इस प्रभाव को बढ़ाता है। लाइक, शेयर और टिप्पणियां सत्यापन और मान्यता जैसी सकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर कर सकती हैं, जबकि नकारात्मक टिप्पणियां या छोड़े जाने की भावनाएं नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर कर सकती हैं। भावनात्मक हेरफेर के तंत्र। भावनात्मक हेरफेर कुछ व्यवहारों को प्रोत्साहित करने या निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए भावनाओं का सचेत हेरफेर है। यहाँ कुछ तंत्रों का उपयोग किया गया है। 1. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रभावित करने की क्षमता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति इस क्षमता का उपयोग दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं। नेतृत्व की स्थिति में या बिक्री में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग विश्वास हासिल करने और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। 2. विपणन रणनीतियां। विपणन उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए विशेष रूप से भावनात्मक उत्तेजनाओं का उपयोग करता है। विज्ञापन अक्सर छवियों, कहानियों और संगीत का उपयोग करते हैं जो खुशी, उदासीनता या सुरक्षा जैसी सकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं। फिर ये भावनात्मक जुड़ाव विज्ञापित उत्पादों से जुड़े होते हैं। सकारात्मक भावनाएं पैदा करने और विज्ञापित उत्पादों के प्रति इच्छा बढ़ाने के लिए विज्ञापनों में खुशहाल परिवारों का उपयोग इसका एक उदाहरण है। 3. प्रचार। राजनीतिक या सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रचार भावनात्मक हेरफेर का उपयोग करता है। संदेशों को दोहराकर, प्रतीकों का उपयोग करके और भय या आशा पैदा करके प्रचार सार्वजनिक भावनाओं और विचारों को निर्देशित कर सकता है। यह लोगों को कुछ राजनीतिक विचारों का समर्थन या विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकता है, अक्सर जानकारी की आलोचनात्मक समीक्षा के बिना। यह समझकर कि भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं और उन्हें कैसे प्रभावित किया जा सकता है, हम खुद को भावनात्मक हेरफेर से बेहतर ढंग से बचा सकते हैं और अधिक सचेत निर्णय ले सकते हैं। अब जब हम भावनात्मक प्रभाव के तंत्र को समझ गए हैं, तो आइए अवचेतन की भूमिका पर नजर डालें। हम जांच करेंगे कि अवचेतन मन धारणाओं, विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है और अवचेतन में हेरफेर करने के लिए कौन से तरीके मौजूद हैं। मानवीय आत्मा की गहराई की इस यात्रा में हमारा साथ देना जारी रखें। अवचेतन हमारी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह हमारे दिमाग का एक शक्तिशाली हिस्सा है जो अक्सर पृष्ठभूमि में किसी का ध्यान नहीं जाता है और फिर भी हमारे व्यवहार और निर्णयों पर निर्णायक प्रभाव डालता है। अवचेतन मन की परिभाषा और अर्थ। अवचेतन में चेतना की दहलीज के नीचे होने वाली सभी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये प्रक्रियाएं हमारी जागरूक सोच द्वारा सीधे पहुंच योग्य या नियंत्रणीय नहीं हैं। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने अवचेतन को यादों, भावनाओं, विश्वासों और स्वचालित व्यवहारों का एक विशाल भंडार बताया है। यह वह स्थान है जहां हमारे सभी अनुभव और प्रभाव संग्रहित होते हैं, भले ही हम उन्हें सक्रिय रूप से याद न रख सकें। अवचेतन मन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम विभिन्न स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और हम क्या निर्णय लेते हैं। यह हमारी कई स्वचालित प्रतिक्रियाओं और आदतों को नियंत्रित करता है और अक्सर हमारे सचेत ज्ञान के बिना काम करता है। क्योंकि यह हमारे मानसिक जीवन में इतनी गहराई से निहित है, अवचेतन मन हमारी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को सूक्ष्म और अक्सर अदृश्य तरीकों से आकार दे सकता है। अवचेतन मन धारणाओं, विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है? अवचेतन मन हमारी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को कई तरह से प्रभावित करता है।
यह उस जानकारी को फिल्टर करता है जिसे हम अपने पर्यावरण से अवशोषित करते हैं और यह तय करता है कि इसमें से कौन सी जानकारी हमारी चेतना में प्रवेश करती है। यह फिल्टरिंग हमारे पिछले अनुभवों, विश्वासों और भावनात्मक स्थितियों पर आधारित है। उदाहरण के लिए, कुत्तों से गहरा डर रखने वाला कोई व्यक्ति किसी भी कुत्ते से मुठभेड़ को खतरे के रूप में देख सकता है, भले ही कुत्ता हानिरहित हो। विचार और भावनाएं भी अवचेतन से काफी प्रभावित होती हैं। हमारे कई स्वचालित विचार और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अचेतन विश्वासों और यादों का परिणाम हैं। ये अचेतन प्रक्रियाएं सकारात्मक या नकारात्मक विचार पैटर्न को सुदृढ़ कर सकती हैं और विभिन्न स्थितियों में हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया को आकार दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी की स्वयं की अपर्याप्तता में गहरा विश्वास अक्सर उसे असुरक्षित या चिंतित महसूस करा सकता है, यहाँ तक कि उन स्थितियों में भी जहाँ चिंता का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। अवचेतन में हेरफेर करने की विधियाँ, क्योंकि अवचेतन इतना प्रभावशाली है, इसमें हेरफेर करने या पुनः प्रोग्राम करने के उद्देश्य से विभिन्न तरीके हैं। यहाँ कुछ सबसे लोकप्रिय तकनीकें दी गई हैं। 1. अचेतन संदेश। अचेतन संदेश वे उत्तेजनाएं हैं जो सचेतन धारणा की सीमा से नीचे होती हैं। इन संदेशों को विज्ञापन या संगीत जैसे मीडिया में छवियों या ध्वनियों के रूप में एम्बेड किया जा सकता है। हालांकि उन्हें सचेत रूप से नहीं देखा जाता है, लेकिन कहा जाता है कि वे अवचेतन को प्रभावित करते हैं और कुछ व्यवहार या दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। एक उदाहरण किसी विज्ञापन में "अभी खरीदे" का एक छोटा, अदृश्य प्रदर्शन होगा जिसका उद्देश्य खरीदने की इच्छा को प्रबल करना है। 2. सम्मोहन। सम्मोहन गहन विश्राम और बढ़ी हुई सुझावशीलता की स्थिति है जिसे विशेष तकनीकों का उपयोग करके प्रेरित किया जाता है। इस अवस्था में चेतना को दरकिनार किया जा सकता है, जिससे अवचेतन के साथ सीधे संचार की अनुमति मिलती है। सम्मोहन चिकित्सा का उपयोग अक्सर गहरे जड़ वाले व्यवहार पैटर्न को बदलने, भय पर काबू पाने या सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। लक्षित सुझावों के माध्यम से अवचेतन में नई, सकारात्मक मान्यताओं को स्थापित किया जा सकता है। 3. सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि दोहराई जाती है। सकारात्मक कथन जिनका उद्देश्य अवचेतन में नकारात्मक मान्यताओं को प्रतिस्थापित करना है। नियमित रूप से अपने आप को "मैं सफल और सक्षम हूँ" या "मैं प्यार और खुशी का हकदार हूँ" जैसे वाक्यांश बताकर इन मान्यताओं को अवचेतन में स्थापित किया जा सकता है। यह तकनीक अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने और आत्मछवि को मजबूत करने के लिए दोहराव की शक्ति का उपयोग करती है। 4. स्वप्न व्याख्या और सक्रिय कल्पना। स्वप्न व्याख्या और सक्रिय कल्पना कार्ल जंग द्वारा अचेतन का पता लगाने और एकीकृत करने के लिए विकसित की गई तकनीकें हैं। सपनों को अचेतन के संदेशों के रूप में देखा जाता है जो अचेतन संघर्षों और इच्छाओं का सुराग प्रदान कर सकते हैं। सपनों का विश्लेषण करके और सचेत रूप से प्रतीकों और दृश्यों की कल्पना करके अवचेतन की छिपी हुई सामग्री को प्रकाश में लाया जा सकता है और संसाधित किया जा सकता है। अवचेतन की भूमिका और इसे प्रभावित करने के तरीकों को समझने से हमें अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूक और जानबूझकर होने में मदद मिल सकती है। अब जब हमने अवचेतन की शक्ति के बारे में जान लिया है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो आइए आगे आदतों के अर्थ और शक्ति पर नजर डालें। मानवीय आत्मा की गहराई की इस यात्रा में हमारा साथ देना जारी रखें। आदतें शक्तिशाली व्यवहार पैटर्न हैं जो हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। वे न केवल हमारे कार्यों को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण पाने के लिए आदतों की शक्ति को समझना और सीखना महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें सचेत रूप से कैसे नियंत्रित और बदल सकते हैं। आदतें सोच और भावना को कैसे नियंत्रित करती हैं? आदतें स्वचालित व्यवहार हैं जो बार बार किए गए कार्यों से उत्पन्न होती हैं। वे हमें बहुत अधिक संज्ञानात्मक ऊर्जा खर्च किए बिना रोजमर्रा के कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने की अनुमति देते हैं। यह स्वचालन मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया क्षेत्र में होता है, जो आदतों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। आदतें हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को सूक्ष्म लेकिन गहन तरीकों से प्रभावित करती हैं। नियमित व्यायाम या स्वस्थ आहार जैसी सकारात्मक आदतें सकारात्मक भावनाओं और विचारों को जन्म दे सकती हैं, जैसे कि भलाई और आत्मविश्वास में वृद्धि। दूसरी ओर, अधिक खाना या धूम्रपान जैसी नकारात्मक आदतें अपराधबोध या असंतोष जैसी नकारात्मक भावनाओं को बढ़ा सकती हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के लिए आधार प्रदान करके दुनिया के बारे में हमारी धारणा और हमारी आत्मछवि को आकार देती है।
आदत बनने और बदलने की प्रक्रिया। आदत निर्माण की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: संकेत, दिनचर्या और इनाम। इस चक्र को अक्सर आदत पाश के रूप में जाना जाता है। 1. संकेत। यह वह संकेत है जो मस्तिष्क को स्वचालित मोड में स्विच करने और एक विशेष आदत को निष्पादित करने का कारण बनता है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है: एक विशिष्ट समय, एक स्थान, एक भावना या एक क्रिया। 2. रूटीन। नियमित। यह व्यवहार ही है जो ट्रिगर उत्तेजना से शुरू होता है। यह वास्तविक क्रिया है जो एक आदत बन गई है। 3. इनाम। यह वह सकारात्मक प्रभाव है जो मस्तिष्क यह पुष्टि करने के लिए करता है कि दिनचर्या मूल्यवान है और दोहराने लायक है। इनाम शारीरिक हो सकता है, उदाहरण के लिए संतुष्टि की भावना, या भावनात्मक, उदाहरण के लिए तनाव से राहत। किसी आदत को बदलने के लिए हमें इस चक्र को तोड़ना होगा और एक नई दिनचर्या स्थापित करनी होगी। इसके लिए जागरूकता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि मस्तिष्क मौजूदा चक्र के लिए अभ्यस्त है और परिवर्तन अक्सर प्रतिरोध का कारण बनता है। आदतों को सचेत रूप से नियंत्रित करने और बदलने की तकनीकें। 1. पहचान और जागरूकता। किसी आदत को बदलने के लिए पहला कदम इसे पहचानना और इसके ट्रिगर, दिनचर्या और इनाम के बारे में जागरूक होना है। अपनी आदतों पर नजर रखने और उन्हें ट्रिगर करने वाले पैटर्न की पहचान करने के लिए एक जर्नल रखें। 2. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। वांछित परिवर्तन के लिए स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य परिभाषित करें। मैं कम टीवी देखना चाहता हूं कहने के बजाय एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे मैं दिन में केवल 1 घंटा टीवी देखूंगा। 3. क्रमिक परिवर्तन। छोटे, प्राप्त करने योग्य परिवर्तनों से शुरुआत करें। तुरंत बड़े बदलाव करने के बजाय धीरे धीरे समायोजन करें जिन्हें लागू करना आसान हो। इससे मस्तिष्क की प्रतिरोधक क्षमता पर काबू पाने में मदद मिलती है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 4. दिनचर्या बदलें। किसी आदत को रोकने के बजाय मौजूदा दिनचर्या को एक नए, सकारात्मक कार्य से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप अस्वास्थ्यकर स्नैक्स खाना बंद करना चाहते हैं, तो उनकी जगह फल या मेवे खाना शुरू करें। 5. इनाम प्रणाली का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि नई आदत में इनाम भी शामिल है। यह इनाम आपको नई दिनचर्या को सुदृढ़ करने और पुरानी आदत के प्रति लालसा को कम करने में मदद कर सकता है। 6. समर्थन खोजें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके बदलाव में आपका समर्थन करेंगे। अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं और उनसे प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया मांगें। 7. विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण। नई आदत को मानसिक रूप से समायोजित करने के लिए विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण तकनीकों का उपयोग करें। अपने आप को नई दिनचर्या को सफलतापूर्वक पूरा करने की कल्पना करें और सकारात्मक कथनों को दोहराएं जो आपके संकल्प को मजबूत करते हैं। आदतों को सचेत रूप से नियंत्रित करने और बदलने से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों से बदलकर आप अपने विचारों, भावनाओं और अंततः अपनी संपूर्ण वास्तविकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अब जब हम आदतों की शक्ति को समझ गए हैं, तो आइए आगे उन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर चर्चा करें जो हमारी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को आकार देते हैं। मानव मन की गहराइयों की इस आकर्षक यात्रा में हमारा साथ देते रहें। हमारी धारणाएं, विचार और भावनाएं उन सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बहुत प्रभावित होती हैं जिनमें हम रहते हैं। ये प्रभाव हमारी मान्यताओं, मूल्यों और व्यवहारों को आकार देते हैं और हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धारणाओं, विचारों और भावनाओं पर संस्कृति और समाज का प्रभाव। संस्कृति और समाज वह ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम दुनिया की व्याख्या करते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं। जन्म से ही हम सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और मान्यताओं से आकार लेते हैं जो दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण को आकार देते हैं। ये सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव यह निर्धारित करते हैं कि क्या सामान्य, वांछनीय या स्वीकार्य माना जाता है। हमारी धारणाएं सांस्कृतिक लेंस के माध्यम से फिल्टर की जाती हैं, जो हमें अपने अनुभवों की व्याख्या करने में मदद करती हैं। विचार और विश्वास उन कहानियों और मिथकों से आकार लेते हैं जो हमारी संस्कृति को आकार देते हैं। भावनाएं सामाजिक अपेक्षाओं और मानदंडों से प्रभावित होती हैं, जो यह निर्धारित करती हैं कि किन भावनाओं को व्यक्त किया जाना चाहिए या दबाया जाना चाहिए। सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण। 1. शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली ज्ञान और मूल्य प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह हमारे सोचने के तरीके और दुनिया को देखने के तरीके को आकार देता है।
पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियां अक्सर प्रचलित सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित करती हैं और कुछ विश्व दृष्टिकोणों को सुदृढ़ करने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षा प्रणाली जो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है, लोगों को मौजूदा मान्यताओं पर सवाल उठाने और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। दूसरी ओर, एक शिक्षा प्रणाली जो अनुरूपता पर जोर देती है, लोगों को स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए कम इच्छुक बना सकती है। 2. मीडिया उपभोग। मीडिया धारणाओं, विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। समाचार, फिल्में, टेलीविजन शो और सोशल मीडिया राय को आकार दे सकते हैं और भावनाओं में हेरफेर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो संदेश बार बार कुछ विषयों पर जोर देते हैं, वे महत्वपूर्ण या खतरनाक चीजों के बारे में हमारी धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। विज्ञापन अभियान हमें कुछ उत्पादों की चाहत या कुछ जीवन शैली को वांछनीय मानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री को उजागर करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं जो हमारी मौजूदा मान्यताओं को पुष्ट करती है और भावनाओं के ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। 3. साथियों का दबाव। साथियों का दबाव एक और शक्तिशाली प्रभाव है जो हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। लोगों को अपनेपन और स्वीकृति की स्वाभाविक आवश्यकता होती है, जो अक्सर उन्हें अपने सामाजिक समूहों की मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। साथियों का दबाव लोगों को अपनी मान्यताओं और मूल्यों को समायोजित करने और संघर्ष से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। जबकि स्वस्थ व्यवहार अपनाने का दबाव सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकता है, विनाशकारी व्यवहार अपनाने का दबाव हानिकारक हो सकता है। इन प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण हमारी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को आकार देने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव जटिल और बहुस्तरीय हैं। इन प्रभावों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए आवश्यक है कि हम इस बात से अवगत हों कि वे दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण और हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। 1. पूर्वाग्रह को पहचानना। हमें उन पूर्वाग्रहों से अवगत होने की आवश्यकता है जो शिक्षा, मीडिया और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से हमें दी गई जानकारी और मूल्यों में मौजूद हो सकते हैं। इसके लिए आलोचनात्मक सोच और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। 2. मानदंडों और विश्वासों पर सवाल उठाना। उन सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक मान्यताओं पर सवाल उठाना महत्वपूर्ण है जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हम इन मानदंडों और मान्यताओं की उत्पत्ति और प्रभावों का विश्लेषण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं कि क्या वे हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हैं। 3. विविधता और समावेशन को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक विविधता को पहचानने और महत्व देने से हमें दुनिया की व्यापक और अधिक सूक्ष्म समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों के प्रति सहानुभूति और खुलेपन को बढ़ावा देता है। 4. आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास। अंत में, हमें स्वयं पर चिंतन करने और स्वयं को नकारात्मक या सीमित प्रभावों से मुक्त करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपनी मान्यताओं और व्यवहारों के प्रति जागरूक होने और सचेत रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम उनमें से किसे बनाए रखना चाहते हैं और किसे बदलना चाहते हैं। हमारी धारणाओं, विचारों और भावनाओं पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का गंभीर विश्लेषण करके हम अधिक सचेत और स्वतंत्र रूप से सोच और कार्य कर सकते हैं। अब जब हम इन प्रभावों को समझ गए हैं, तो आइए अब आत्मचिंतन और जागरूकता की ओर मुड़े। हम आत्म प्रतिबिंब और माइंडफुलनेस तकनीकों का पता लगाएंगे और सीखेंगे कि अपनी नियंत्रित धारणाओं, विचारों और भावनाओं के बारे में कैसे जागरूक हुआ जाए। मानव मन की गहराइयों की इस आकर्षक यात्रा में हमारा साथ देते रहें। आत्मचिंतन और जागरूकता शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमें अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इन प्रथाओं के माध्यम से हम उन प्रभावों से अवगत हो सकते हैं जो हमारी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को आकार देते हैं और सचेत रूप से उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। आत्म प्रतिबिंब और सचेतन तकनीकें। एक पत्रिका रखें। एक पत्रिका रखना आत्मचिंतन का एक प्रभावी तरीका है। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के बारे में नियमित रूप से लिखें। इससे आपको पैटर्न पहचानने और अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलती है। इस तरह के प्रश्नों पर विचार करें। आज मुझ पर किस बात ने प्रभाव डाला, या मैंने कुछ स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दी। 2. ध्यान।
ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो आपको खुद को केंद्रित करने और अपने विचारों का मूल्यांकन किए बिना उनका निरीक्षण करने में मदद करता है। किसी शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार उठें तो उन पर ध्यान दें, लेकिन उन्हें पकड़े बिना गुजर जाने दें। नियमित ध्यान सचेतनता को बढ़ावा देता है और आपको वर्तमान में बने रहने में मदद करता है। 3. निर्देशित कल्पना। अक्सर जुंगियन मनोविज्ञान में उपयोग की जाने वाली यह तकनीक आपको अपनी चेतना के गहरे स्तरों का पता लगाने में मदद करती है। एक शांत दृश्य की कल्पना करें और अपने अवचेतन को चित्र और प्रतीक उत्पन्न करने की अनुमति दें। इन प्रतीकों को लिखें या बनाएं और अपने जीवन में उनके अर्थ पर विचार करें। 4. रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस व्यायाम। माइंडफुलनेस को अपनी दैनिक गतिविधियों में एकीकृत करें। भोजन करते समय, चलते समय या यहाँ तक कि बर्तन साफ करते समय भी पूरी तरह उपस्थित रहें। अपने परिवेश, गंधों, ध्वनियों और संवेदनाओं के विवरण पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपको अधिक सचेत रूप से जीने और स्वचालित प्रतिक्रियाओं द्वारा कम निर्देशित होने में मदद करता है। अपनी स्वयं की नियंत्रित धारणाओं, विचारों और भावनाओं के प्रति कैसे जागरूक बने। 1. आलोचनात्मक सोच का अभ्यास करें। नियमित रूप से अपने आप से पूछें कि आप कुछ चीजों पर विश्वास क्यों करते हैं या महसूस करते हैं। अपनी जानकारी के स्रोतों पर सवाल उठाएं और विचार करें कि क्या वे पक्षपाती हो सकते हैं। इससे आपको उन प्रभावों के बारे में अधिक सचेत रूप से सोचने में मदद मिलती है जो आपकी धारणाओं और विचारों को आकार देते हैं। 2. भावनाओं का निरीक्षण करें। अपनी भावनाओं का निरीक्षण करने के लिए समय निकालें और समझें कि वे कब और क्यों घटित होती हैं। इस बारे में सोचें कि कौन से ट्रिगर आपके अंदर कुछ भावनाएं पैदा करते हैं और वे आपकी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछें कि उस तनाव का कारण क्या है और आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 3. प्रतिक्रिया प्राप्त करें। अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के बारे में ईमानदार प्रतिक्रिया के लिए दोस्तों या परिवार के सदस्यों से पूछें। बाहरी लोग अक्सर ऐसे पैटर्न और प्रभाव देख सकते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। यह फीडबैक आपको अंध स्थानों की पहचान करने और अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकता है। अपनी जागरूकता और आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए व्यायाम। 1. सांस लेने के व्यायाम। सांस लेने के व्यायाम आपको खुद को केंद्रित करने और पल में मौजूद रहने में मदद कर सकते हैं। एक सरल तकनीक 4 जुलाई 2008 श्वास तकनीक है। 4 सेकंड के लिए सांस लें, 7 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें और फिर 8 सेकंड के लिए सांस छोड़ें। यह व्यायाम तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और दिमागीपन को बढ़ावा देता है। 2. आत्मनिरीक्षण। दैनिक आत्मनिरीक्षण करें जहां आप पूरे दिन अपने विचारों और भावनाओं पर विचार करते हैं। अपने आप से पूछें, आज मेरे मन में बार बार क्या विचार आए, मैंने चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया दी, मैंने किन भावनाओं का अनुभव किया और क्यों। यह प्रतिबिंब आपको अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं से अधिक सचेत रूप से निपटने में मदद करता है। 3. विजुअलाइजेशन तकनीक। यह कल्पना करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करें कि आप कुछ स्थितियों में सचेत रूप से और नियंत्रित तरीके से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कल्पना करें कि आप तनाव पर शांति और शांति से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, या नकारात्मक विचार आने पर आप कैसे सचेत रूप से सकारात्मक विचारों का चयन करते हैं। ये मानसिक व्यायाम आपकी खुद को नियंत्रित करने की क्षमता को मजबूत करते हैं। 4. स्वदेखभाल अनुष्ठान। ऐसे अनुष्ठान विकसित करें जो आपको शांत होने और नियमित आधार पर खुद पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। यह दैनिक ध्यान अभ्यास, प्रकृति में टहलना या आरामदायक स्नान हो सकता है। ये अनुष्ठान आपकी भलाई को बढ़ावा देते हैं और आपकी जागरूकता और आत्मनियंत्रण को मजबूत करते हैं। आत्मचिंतन और सचेतनता के माध्यम से आप अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं और अधिक सचेत और अधिक नियंत्रित तरीके से कार्य करना सीख सकते हैं। अब जब हम आत्मचिंतन और जागरूकता के महत्व और तकनीकों को समझ गए हैं, तो आइए अपने आप को हेरफेर से बचाने के लिए आगे बढ़े। हम खुद को बाहरी प्रभावों से बचाने और एक मजबूत, स्वतंत्र मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए रणनीतियों और तरीकों का पता लगाएंगे। मानवीय आत्मा की गहराई की इस यात्रा में हमारा साथ देना जारी रखें। जानकारी और उत्तेजनाओं से भरी दुनिया में खुद को हेरफेर से बचाने के लिए रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है। आलोचनात्मक सोच, मीडिया साक्षरता और एक मजबूत, स्वतंत्र मानसिक दृष्टिकोण के निर्माण के माध्यम से हम अपनी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक सचेत रूप से कार्य कर सकते हैं।
अपने आप को हेरफेर से बचाने की रणनीतियां और तरीके। 1. आत्मजागरूकता विकसित करें। अपने स्वयं के मूल्यों, विश्वासों और लक्ष्यों की गहरी समझ हेरफेर का विरोध करने के लिए पहला कदम है। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट होने से आप अधिक आसानी से पहचान पाएंगे कि कोई आपको एक निश्चित दिशा में प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 2. सीमाएं निर्धारित करें। अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पहचानना और उनकी रक्षा करना सीखें। इस बात से अवगत रहें कि आप अपने जीवन में किन प्रभावों को आने देते हैं और किसे नहीं। अपने आप को उन स्थितियों में डालने से बचें जो आपको चालाकी या असहज महसूस कराती हैं, और जब आवश्यक हो तो ना कहने का अभ्यास करें। 3. सूचना के स्रोतों में विविधता लाएं। जानकारी के लिए किसी एक स्रोत पर निर्भर न रहें। विभिन्न दृष्टिकोणों की तलाश करें और प्रस्तुत सामग्री के पीछे के उद्देश्यों पर सवाल उठाएं। इससे आपको अधिक संपूर्ण तस्वीर प्राप्त करने में मदद मिलेगी और आप एकतरफा या जोड़तोड़ वाले अभ्यावेदन के प्रति कम संवेदनशील होंगे। 4. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस आपको पल में मौजूद रहने और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत रहने में मदद करती है। तुरंत प्रतिक्रिया किए बिना अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करके आप उन पर कार्रवाई करने से पहले हेरफेर के प्रयासों को पहचान सकते हैं और उन पर सवाल उठा सकते हैं। आलोचनात्मक सोच और मीडिया साक्षरता। 1. प्रश्न पूछें। आलोचनात्मक सोच प्रश्न पूछने की क्षमता से शुरू होती है। जब आपको जानकारी मिले तो अपने आप से पूछें, ऐसा किसने कहा? सबूत क्या है? क्या कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण है? अब मुझे यह क्यों बताया जा रहा है? ये प्रश्न आपको जानकारी के पीछे की विश्वसनीयता और उद्देश्यों का मूल्यांकन करने में मदद करेंगे। 2. तथ्यों की जांच करें। किसी भी जानकारी को स्वीकार करने या साझा करने से पहले तथ्यों की जांच करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जानकारी सटीक और पूर्ण है, विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें और विभिन्न रिपोर्टों की तुलना करें। 3. सचेत मीडिया उपभोग। जिस मीडिया का आप उपभोग करते हैं उसके प्रति आलोचनात्मक रवैया विकसित करें। भावनाओं को जगाने और विश्वासों को आकार देने के लिए विज्ञापन, समाचार और सोशल मीडिया में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों से अवगत रहें। क्लिकबेट शीर्षकों, भावनात्मक भाषा और दृश्य हेरफेर से सावधान रहें। 4. अपनी प्रतिक्रियाओं पर विचार करें। इस बात पर ध्यान दें कि आप कुछ सूचनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं तो अपने आप से पूछें कि वे भावनाएं क्यों उत्पन्न हुईं और क्या वे वस्तुनिष्ठ जानकारी पर आधारित थीं या क्या उनमें हेरफेर किया गया था। एक मजबूत, स्वतंत्र मानसिक दृष्टिकोण का निर्माण। 1. आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास। नियमित आत्मचिंतन आपको अपनी मान्यताओं और व्यवहारों को समझने और उन पर सवाल उठाने में मदद करता है। नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और उन्हें सकारात्मक, स्वनिर्धारित विश्वासों से बदलने पर काम करें। 2. शिक्षा और निरंतर सीखना। शिक्षा हेरफेर के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण है। लोगों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इसकी गहरी समझ विकसित करने के लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के बारे में जानें। निरंतर सीखने से आपकी गंभीर रूप से सोचने और हेरफेर के प्रयासों को पहचानने की क्षमता मजबूत होती है। 3. आत्मसम्मान को मजबूत करना। मजबूत आत्मसम्मान आपको हेरफेर के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। सकारात्मक पुष्टि, आत्म देखभाल और अपनी सफलताओं का जश्न मनाकर अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने पर काम करें। 4. सहायक नेटवर्क बनाएं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपका समर्थन करते हैं और आपको गंभीर रूप से सोचने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क आपको भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है और बाहरी स्रोतों से हेरफेर के प्रयासों को पहचानने और उनका विरोध करने में आपकी सहायता कर सकता है। इन रणनीतियों और तरीकों का उपयोग करके आप अपने आप को हेरफेर से बेहतर ढंग से बचा सकते हैं और एक मजबूत, स्वतंत्र मानसिकता विकसित कर सकते हैं। यह आपको अधिक सचेत रूप से और स्वतंत्र रूप से कार्य करने और सक्रिय रूप से अपनी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को आकार देने में सक्षम बनाता है। अब जब हम हेरफेर से बचाव की रणनीतियों को समझ गए हैं, तो आइए प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर नजर डालें। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। मानवीय आत्मा की गहराई की इस यात्रा में हमारा साथ देना जारी रखें। जिन लोगों ने अपनी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है, उनकी सफलता की कहानियां एक बड़ी प्रेरणा हो सकती हैं।
ये कहानियां दिखाती हैं कि सचेत रूप से अपने जीवन को आकार देना और सकारात्मक बदलाव लाना संभव है। आइए कुछ उदाहरण देखें और उन तकनीकों और रणनीतियों का विश्लेषण करें जिनके कारण उन्हें सफलता मिली। उदाहरण 1। ओपरा विन्फ्रे। ओपरा विन्फ्रे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मीडिया हस्तियों में से एक, किसी ऐसे व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी धारणाओं, विचारों और भावनाओं को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। गरीबी में पली बढ़ी और कई चुनौतियों का सामना करते हुए ओपरा ने अपने सपनों को हासिल करने के लिए दृश्यता और सकारात्मक पुष्टि की शक्ति का उपयोग किया। वह नियमित रूप से अपनी सफलता की कल्पना करती थी और अपने मूल्य और क्षमताओं के बारे में सकारात्मक बयान दोहराती थी। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और इन तकनीकों के सचेत अनुप्रयोग के माध्यम से उन्होंने एक टॉक शो होस्ट, उद्यमी और परोपकारी के रूप में एक सफल करियर बनाया। उदाहरण 2। जिम कैरी। प्रसिद्ध अभिनेता और हास्य अभिनेता जिम कैरी ने अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विजुअलाइजेशन की तकनीक का उपयोग किया। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अभिनय कार्य के लिए $10 मिलियन का चेक खुद लिखा और इसे थैंक्सगिविंग 1995 के लिए दिनांकित किया। कैरी इस चेक को हर समय अपने साथ रखते थे और खुद को उस राशि को अर्जित करने वाले एक सफल अभिनेता के रूप में देखते थे। इस तकनीक और अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से उन्हें 1994 में डम्ब एंड डम्बर में मुख्य भूमिका मिली, जिसके लिए उन्हें वास्तव में $10 मिलियन का भुगतान किया गया था। जिम की कहानी से पता चलता है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ संयोजन में दृश्यता आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। उदाहरण 3। जेके राउलिंग। जेके हैरी पॉटर किताबों की लेखिका राउलिंग को सफलता मिलने से पहले लंबे समय तक वित्तीय कठिनाइयों और व्यक्तिगत असफलताओं से जूझना पड़ा। राउलिंग नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टियां लिखती थीं और अपनी पुस्तकों की सफलता की कल्पना करती थीं। प्रकाशकों की कई अस्वीकृतियों के बावजूद वह अपने सपने पर अड़ी रही और अपनी विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण तकनीकों को जारी रखा। उनकी दृढ़ता और अपने दृष्टिकोण में विश्वास के कारण अंततः उनकी किताबें प्रकाशित हुईं और दुनिया भर में सफलता हासिल हुई। राउलिंग की कहानी असफलताओं के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने और सही मानसिक तकनीकों का उपयोग करने के महत्व का एक शक्तिशाली उदाहरण है। प्रयुक्त तकनीकों और रणनीतियों का विश्लेषण। 1। विजुअलाइजेशन। तीनों व्यक्तित्वों ने अपने वांछित परिणामों की स्पष्ट रूप से कल्पना करने के लिए विजुअलाइजेशन की तकनीक का उपयोग किया। इस मानसिक अभ्यास से उन्हें सफलता के लिए अपने अवचेतन को प्रोग्राम करने और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद मिली। 2। सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक कथनों को दोहराकर उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। प्रतिज्ञानों ने उन्हें नकारात्मक मान्यताओं पर काबू पाने और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद की। 3। दृढ़ता और दृढ़ संकल्प। कई असफलताओं और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनके दृढ़ संकल्प और उनके दृष्टिकोण में विश्वास ने उन्हें तब तक आगे बढ़ाया जब तक उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लिए। 4। स्पष्ट लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। इन व्यक्तियों के पास स्पष्ट, विशिष्ट लक्ष्य थे जिनका वे लगातार पीछा करते रहे। वे ठीक जानते थे कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। ये सफलता की कहानियां आपको अपने सपनों पर विश्वास करने और अपने जीवन में विजुअलाइजेशन और पुष्टि की तकनीकों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्तमान में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आपके पास अपनी वास्तविकता को बदलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति है। इस वीडियो में हमारे द्वारा चर्चा किए गए टूल और रणनीतियों का उपयोग करें और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना शुरू करें। अब जब आपने कुछ प्रेरक सफलता की कहानियां सुन ली हैं, तो आइए मुख्य बिंदुओं को समाप्त करें और कार्रवाई का आह्वान करें। समापन नोट पर हमसे जुड़े और कार्रवाई के लिए कॉल करें। वास्तविकता को सचेत रूप से आकार देने की आकर्षक तकनीकों के माध्यम से हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं। आइए मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहराएं ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चल सके कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण कैसे ले सकते हैं। आपने सीखा कि वास्तविकता केवल वह नहीं है जो हमारे आसपास घटित होती है, बल्कि वह भी है जो हम अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं के माध्यम से बनाते हैं। हमने व्यक्तिपरक धारणा की अवधारणा और अवचेतन की शक्ति का पता लगाया। हम अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने और अपने लक्ष्यों को प्रकट करने के लिए विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण को शक्तिशाली उपकरण के रूप में जानते हैं।
भावनाओं को नियंत्रित करने और निर्देशित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही क्षण में बने रहने और सचेत निर्णय लेने के लिए सचेतनता और उपस्थिति तकनीकों पर भी प्रकाश डाला गया। हमने वास्तविकता को नियंत्रित करने में स्पष्ट लक्ष्यों की भूमिका की जांच की और सीखा कि कैसे स्मार्ट लक्ष्य हमें ठोस योजनाएं विकसित करने और उन्हें लगातार लागू करने में मदद कर सकते हैं। चुनौतियां और बाधाएं यात्रा का हिस्सा हैं, और हमने आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों से निपटने और अपनी प्रेरणा बनाए रखने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। प्रेरक सफलता की कहानियों से पता चला है कि जब आप निर्णायक कार्रवाई करते हैं और सही तकनीकों का उपयोग करते हैं तो बड़े बदलाव करना संभव है। आगे के संसाधन और साहित्य आपको अपने ज्ञान को गहरा करने और व्यावहारिक उपकरणों का उपयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। अंत में, हमने सहायक वातावरण और मजबूत समुदायों के महत्व पर जोर दिया जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि हमने जिन तकनीकों पर चर्चा की है उन्हें आजमाएं और नियमित रूप से अभ्यास करें। सचेतन वास्तविकता निर्माण के मार्ग के लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार बहुत बड़े हैं। एक ऐसा जीवन जिसे आप सक्रिय रूप से बनाते हैं, आनंद, पूर्णता और सफलता से भरा हुआ। हम आपको इन तकनीकों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करने और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं कि कौन सी तकनीकें आपके लिए सबसे अच्छा काम करती हैं और आप पहले से ही क्या बदलाव देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें मूल्यवान सामग्री बनाते रहने में मदद करती है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो कृपया हमें एक अंगूठा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक प्रेरणादायक सामग्री देखने से न चूकें। नोटिफिकेशन भी चालू करें ताकि जब हम नए वीडियो अपलोड करें तो आप अपडेट रह सकें। हम एक साथ मिलकर एक मजबूत समुदाय का निर्माण कर सकते हैं और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर एक साथ चल सकते हैं। हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। आपका उच्च स्व हमेशा आपका मार्गदर्शन करे और आपको एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का ज्ञान दे। अगली बार तक हमसे और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े रहें।